नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी बिल्कुल शानदार जबरदस्त जिंदाबाद चल रही होगी। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र कक्षा 11 की और आज हम लोग कर रहे हैं उसका अध्याय 2 भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990। आज है उसका लेक्चर नंबर 2। आइए जानते हैं कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हमें चर्चा करनी है योजना के बारे में। योजना क्या होती है, योजना आयोग क्या है, पंचवर्षीय योजनाएं क्या होती है, इन सभी पे जो चर्चा है हम आज के लेक्चर में करेंगे, विस्तार से करेंगे और विस्तृत में करेंगे। लेक्चर 1 में हम जो इसका ओवरव्यू था इस चैप्टर का वो जान चुके थे कि किस प्रकार से भारत को आजादी मिली, ये हम लोगों ने चैप्टर 1 में जाना। और फिर आजाद होने के बाद अब जो आगे की डोर है, जो पूरा भारत को आगे ले जाकर पूरा विश्व गुरु बनाने की पूरी जिम्मेदारी है वो भारतीयों पर आ गई है। और भारत ने कौन सी आर्थिक प्रणाली चुनी थी ये भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। अब आज जानते हैं कि योजना क्या है और इस योजना का जो आर्थिक प्रणाली, जो इकोनॉमिक सिस्टम हम लोगों ने चूज करा है उसमें क्या योगदान है। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को और शुरू करते हैं योजना के बारे में। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, एक जो बेसिक मतलब होता है योजना का, या जिसे हम लोग कहते हैं प्लानिंग। देखिए, हम जब कोई भी काम जीवन में करते हैं हमें एक प्लानिंग की जरूरत होती है। और प्लानिंग क्या है, एक बार पेपर पे होती है और फिर एक बार रियल में होती है। पेपर पे हमने बना लिया, फिर हम उसको इंप्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं। तो योजना या प्लानिंग क्या है, बहुत ही जरूरी है। किसी भी काम में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो भी आप क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे कि भैया आज मैं ये जो है ना इतने चैप्टर का इतना कंटेंट पूरा कंप्लीट कर लूंगा, आज मैं इको पढ़ लूंगा, पॉलिटी पढ़ लूंगा, ज्योग्राफी पढ़ लूंगा, जो भी आपके पास 3 सब्जेक्ट्स हैं वो उन सब्जेक्ट्स को पढ़ लूंगा, इतना कंटेंट कंप्लीट कर दूंगा। एग्जाम को लेकर के मेरी ये प्लानिंग है, इतने समय में इतना कोर्स कंप्लीट करूंगा। तो हम कोई भी काम जब करते हैं तो उस काम को लेकर के हम एक प्लानिंग करते हैं, ठीक है। प्लानिंग जरूरी, जैसे कि भाई मैं भी जब घर से आता हूं तो मैं सोच करके आता हूं भैया आज इतनी वजह से ये वाली क्लास लेनी है, इतनी वजह ये 2-3 वीडियोस रिकॉर्ड करूंगा, फिर बच्चों से बात करनी है। इस प्रकार से पूरा एक प्लान होता है हमारा। तो प्लानिंग जब एक व्यक्तिगत इंसान के जीवन में जरूरी है, हमें खुद को आगे बढ़ने के लिए, हमें ग्रोथ करने के लिए प्लानिंग जरूरी है, तो ये तो बात देश की है, ये तो देश की बात है। तो वहां पर देश को किस प्रकार से प्रगति की ओर लेकर के जाना है, किस प्रकार से देश का विकास करना है, तो वहां तो योजना प्लानिंग की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता हो जाती है। बहुत जरूरी है कि प्लानिंग हो, और प्लानिंग हम हर काम में जरूरी है। अगर मुझे कल घूमने भी जाना है तो भी मैं प्लानिंग करूंगा कि सुबह इतनी बजे उठूंगा, ट्रेन में जाऊंगा, बस में जाऊंगा, जिसमें भी जाना है पूरी प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग हमारी लाइफ का एक बहुत ही जरूरी, एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो प्लानिंग उसी प्रकार से देश की योजनाओं बनाने में भी, प्लान करने में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी योजना। प्लानिंग या योजना एक क्या बताती है, प्लानिंग आपको यह बताती है, योजना ये बताती है कि इतने समय अवधि में, इतने टाइम पीरियड में आपको ये चीजें अचीव करनी है। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि भैया आपको 1 महीने के अंदर अंदर आपको पॉलिटी के 2 चैप्टर पूरे खत्म करने हैं, या आपने टाइम पीरियड डिसाइड कर लिया कि भैया 30 नवंबर को मैं क्या कर लूंगा, पॉलिटी के दोनों चैप्टर कंप्लीट कर लूंगा। क्या कर दूंगा, मैं पॉलिटी के दोनों चैप्टर खत्म कर दूंगा। या आपने एक समय अवधि में एक प्लान कर लिया कि भैया इतना हमें करना है। मतलब आप क्या कर रहे हो, प्लान में कुछ टारगेट्स ले रहे हो, आप कुछ लक्ष्य डिसाइड कर रहे हो कि मुझे ये करना है। और टारगेट जरूरी है। अगर टारगेट नहीं लेंगे, हम खुद को टाइम बाउंडेशन में नहीं बांधेंगे कि नहीं भाई इतने समय में ये तो करना है, तो फिर वो तो कभी नहीं होगा। अगर हम हमेशा कल पर छोड़ते गए तो जीवन में कल तो कभी आता ही नहीं है। और हमें क्या पता कल हमारा हो या ना हो, कल हम रहे या नहीं रहे। तो जो करना है वो आज करना है। मतलब एक टाइम बाउंडेशन हमें देनी है कि भाई इतने समय में हमें ये सब कुछ कंप्लीट करना होगा। तो हम लोग प्लानिंग करते हैं और उस प्लानिंग जो हम लोग कर रहे हैं उसमें कुछ एक लक्ष्य डिसाइड करते हैं। तो जो ये लक्ष्य डिसाइड कर करके एक समय अवधि के अंदर कि भाई इतने टाइम पीरियड में इस लक्ष्य को हमें अचीव करना है, उसी को हम लोगों ने क्या नाम दिया है, प्लानिंग या योजना नाम दिया। अब ये भारत से किस प्रकार से रिलेटेड है इस चीज को समझिए। भारत ने जब जो व्यवस्था अपनाई वो मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। मिक्स्ड इकोनॉमी भारत ने अपनाई। पर मैंने आपको क्या कहा था कि 1990 तक मिश्रित अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी भारत का जो झुकाव होता है वो किधर होता है, समाजवादी व्यवस्था की तरफ होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ होता है। एक प्राइवेट इंडिविजुअल को, एक निजी व्यक्ति को प्राइवेट फैक्ट्री उद्योग लगाने में उसकी जान निकल जाती है। इतने प्रोसीजर, इतने नियम कानून कायदे सरकार लगाती है। सरकार पूर्ण रूप से उन लघु उत्पादकों को संरक्षित करने की कोशिश कर रही है। सरकार पूर्ण रूप से बाहर से कंपनियों का आना बंद कर चुकी है। सरकार की ये जो नीति है ये समाजवादी नीति है। और समाजवादी नीति का, समाजवाद का जो सबसे बड़ा अगर कोई प्रतीक रहा है तो वो कौन रहा बच्चों, रूस रहा है। और रूस क्या था उस समय, सोवियत संघ।
सोवियत संघ, इस सोवियत संघ में एक यही प्लान चला करता था योजना का, और ये जो योजना का प्लान चला करता था उसे कहा गया पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजनाओं का मतलब क्या है कि भाई हम लोग 5 साल के लिए, हम 5 साल के लिए कुछ योजनाएं बनाएंगे। पंच मतलब 5 और वर्षीय मतलब वर्ष, तो 5 साल के लिए, 5 ईयर के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्लान डिसाइड करेंगे कि भाई 5 साल में ये काम करने हैं, 3 इंडस्ट्री लगानी है, 10 हॉस्पिटल खोलने हैं, 5 बांध बनवाने हैं, 110 किलोमीटर में, 200 किलोमीटर में हमें सड़कें बिछवानी है, ठीक है, इतने जो बच्चे हैं उनको शिक्षित करना है, इतनी स्कूलें खुलानी है। तो 5 साल के लिए हम क्या एक टारगेट लेकर के चल रहे हैं। आप कह सकते हो कि एक लॉन्ग विजन, एक दूरदर्शी सोच सरकार लेकर के चलती है कि इन 5 सालों में हमें ये काम करना, ठीक है। तो उन 5 सालों में सरकार उन कामों पे मुख्यतः फोकस करेगी कि भाई हमें ये काम 5 साल में करने हैं। तो उन 5 सालों में सरकार काम करने के लिए फोकस करेगी और पूरी जी जान लगा करके चाहती है कि इन 5 साल में जो टारगेट्स, जो लक्ष्य हमने डिसाइड करे वो लक्ष्य पूरे हो जाए। वो लक्ष्य पूरे हो जाएंगे, फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना आएगी, उसमें और टारगेट डिसाइड करे जाएंगे, फिर उनको कंप्लीट करा जाएगा, फिर नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना आएगी। तो योजना के तहत पंचवर्षीय योजना आती है। अब भारत ने क्या करा, भारत ने इसके लिए बनाया एक योजना आयोग। भाई प्लानिंग बनाने वाला कोई संस्था तो चाहिए ना, प्लानिंग बनाएगा कौन, कौन बनाएगा प्लानिंग, कौन करेगा प्लानिंग, तो उन्होंने बनाया एक कमीशन, या जिसे हम कहते हैं हिंदी में योजना आयोग। योजना आयोग, योजना आयोग का जो गठन हुआ बच्चों वो हुआ 15 मार्च 1950 को। अब सवाल यह आता है कि क्या योजना आयोग का जिक्र भारत के संविधान में है, तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि नहीं। योजना आयोग का जिक्र क्या संविधान में है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल भी नहीं। तो फिर आप पूछेंगे सर, क्योंकि अब आप पॉलिटी के विद्वान हो यार, आपने पॉलिटी के 4 चैप्टर पढ़ लिए और 5वां भी अपना रनिंग में, तो अभी आप ज्ञानी लोग हो, ठीक है, हो या नहीं हो बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। तो योजना आयोग संविधान में, बोले नहीं है सर। योजना आयोग को फिर तो 100% सर संसद ने बनाया होगा कानून बना करके, तो फिर मैं कहूंगा नहीं। तो फिर योजना आयोग बन कैसे गया सर, अगर जिसका संविधान में जिक्र नहीं है, जिसका संसद ने कोई कानून बना करके जिक्र नहीं करा, तो वो योजना आयोग बना कैसे। तो अब मैंने आपको, अभी विधायिका का जो चैप्टर चल रहा है उसमें मैंने आपको यही सिखा रहा हूं कि संसद सिर्फ और सिर्फ स्वीकृति देने के लिए, जो मेन पावर है वो तो मंत्रिमंडल के हाथ में। तो यहां पर जो योजना आयोग का गठन हुआ है ना बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ मंत्रिमंडल के द्वारा एक लेटर से जारी कर करके ही इसका गठन हुआ है। मतलब आप कह सकते हो कि मंत्रिमंडल के बीच में सहमति हो गई कि भैया क्या होगा, हम योजना आयोग बनाएंगे और इस योजना आयोग के ये सदस्य होंगे, पूरा एक गठन स्ट्रक्चर कर लिया और उस पर प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के सिग्नेचर के थ्रू वो क्या बन गया, एक आयोग बन गया। तो वो एक मंत्रिमंडल के द्वारा ही बनता हुआ चला आ रहा है, उसमें और बाकी कोई बहुत बड़ा काम नहीं करा गया, मंत्रिमंडल ने करा, ना संसद ने पास उससे करा, ना उसको आप कहें संविधान में वो कहीं पर भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ मंत्रिमंडल के द्वारा ही वो पास करा गया। अब 15 मार्च 1950 का इसका गठन कर दिया गया और इसका मुख्य काम, योजना आयोग का क्या काम है, पंचवर्षीय योजना तैयार करना, 5 ईयर प्लान तैयार करना। अब आपसे पूछ लिया जाए कि इस योजना आयोग और 5 ईयर प्लान का जो ये मॉडल है भारत ने कहां से अपनाया, तो आप कहेंगे सोवियत संघ से या आज मौजूदा रूस से। तो वहीं से भारत ने 5 ईयर प्लान और योजना आयोग का मॉडल अपनाया है। अब इसमें इसका अध्यक्ष कौन होगा, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होगा, तो योजना आयोग के अध्यक्ष के लिए ये कहा गया, योजना आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो पदेन प्रधानमंत्री होगा। पदेन प्रधानमंत्री होगा। पदेन प्रधानमंत्री का मतलब क्या है, एक्स ऑफिशियो प्राइम मिनिस्टर होगा। पदेन का अर्थ ये होता है बच्चों कि जो ऑलरेडी प्रधानमंत्री की पोस्ट पर बैठ जाएगा वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, योजना आयोग का अध्यक्ष बन जाएगा, योजना आयोग का अध्यक्ष बन जाएगा। मतलब जो प्रधानमंत्री है वही योजना आयोग का अध्यक्ष। तो अब जो प्रधानमंत्री बनेगा उसको अलग से नहीं बताना कि भाई आप योजना आयोग के अध्यक्ष हो, आप हो। तो ये जो पदेन जब शब्द इस्तेमाल हो जाता है तो इसलिए इस्तेमाल हो रहा है कि भैया आप जो जिस पोस्ट पे बैठा हुआ है वो इस पोस्ट का भी अध्यक्ष बन जाएगा। तो प्रधानमंत्री क्या होगा, हमेशा योजना आयोग का अध्यक्ष होगा। अब आपसे पहला सवाल कभी घुमा फिरा करके पूछ लेते हैं कि भारत में योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अब सबकी बत्ती गुल कि कौन था प्रथम अध्यक्ष, कौन था प्रथम अध्यक्ष। अरे तो क्यों बेवकूफ नहीं, अपन को बिल्कुल कॉमन सेंस के साथ जवाब देना कि सर ने बताया कि जो अध्यक्ष होगा वो प्रधानमंत्री होगा, तो प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी। तो अब आपसे पूछ लिया जाए प्रथम अध्यक्ष कौन थे बच्चों, तो फिर आप लिख दीजिएगा जवाहरलाल नेहरू जी। तो योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष बनते हैं वो जवाहरलाल नेहरू जी बनते हैं। अब जवाहरलाल नेहरू जी से ये योजना आयोग चलता हुआ आ रहा है, योजना चली, पंचवर्षीय योजनाएं आती रही।
और फिर 2014 में 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई। नरेंद्र मोदी जी की सरकार का मानना था कि योजना आयोग सही नहीं है। सही इसलिए नहीं है क्योंकि योजना आयोग क्या करता है कि सेंटर में बैठ करके, केंद्र में बैठ करके कोई पॉलिसी बनाता है और वो राज्यों को बता देता है तुम ये करना, तुम ये करना, तुम ये करना, तुम ये करना। मतलब केंद्र नहीं जानता है कि राज्यों की समस्या क्या है और वो उनको बता रहा तुम ये भी कर दो, ये भी कर दो, ये भी कर दो। तो बढ़िया बात नहीं है। नहीं तो होना ये चाहिए कि राज्यों से पूछे आपकी क्या समस्या, आपकी क्या समस्या, आपकी क्या समस्या, अच्छा ये समस्या, इसके लिए इतना फंड लो, ये काम करो, इसके लिए इतना फंड लो, ये काम करो। तो नरेंद्र मोदी जी को योजना आयोग सही नहीं लगा, तो उन्होंने ये काम करा कि 13 अगस्त 2014 को, अब वो प्रधानमंत्री कब बन गए थे? 26 मई को। 26 मई को प्रधानमंत्री बन गए और 13 अगस्त 2014 को उन्होंने क्या कर दिया? प्लानिंग कमीशन या जिसे हम योजना आयोग हिंदी में कहते हैं, इसको हटा दिया। अब हटाने के लिए क्या विधि अपनाई है? संविधान में संशोधन करा? नहीं, संविधान में था ही नहीं तो संशोधन कहां से करोगे? संसद से हटवाया, संसद का भी मामला नहीं था हटाने के लिए। यहां पे बनाया कैसे था? मंत्रिमंडल ने बनाया था, तो मंत्रिमंडल ने हटा दिया, बस बात खत्म। जब मंत्रिमंडल ने बनाया है तो मंत्रिमंडल ने हटा दिया ना, बात ही खत्म। तो बोले सर अब इसकी जगह क्या है? तो फिर 1 जनवरी 2015 से 1 जनवरी 2015 से बनाया गया मोदी जी के द्वारा नीति आयोग। क्या बनाया गया? नीति आयोग। इस नीति का जो मतलब है, नीति मतलब वैसे तो पॉलिसी भी है कि भाई हम पॉलिसियां बनाएंगे, ठीक है। और ये जो नीति आयोग क्या काम करेगा? वही सारे काम करेगा जो योजना आयोग कर रहा है, देश के लिए पॉलिसियां बनाना। पर इन्होंने थोड़ा सा स्ट्रक्चर, ढांचा बदल दिया। ये एक एक राज्यों से पूछ रहे हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि पश्चिमी राजस्थान जो है, वहां पर रेगिस्तानी इलाका है, वहां पर पानी की समस्या है। अब वहां से समस्या उठ करके आएंगी मुख्यमंत्री के पास कि हमारे पास पानी की समस्या है, तो फिर वो समस्या नीति आयोग में जाएगी और जो केंद्र सरकार है वो राजस्थान सरकार को इतना फंड देगी कि वो उस पानी की समस्या को सोल्व कर सके। मतलब अब यहां पर क्या है कि नीचे से ऊपर जा रही है परेशानियां, ठीक है। पहले ऊपर से ही सारे सॉल्यूशन जा रहे थे, अब नीचे से पहले परेशानी जा रही है, फिर परेशानी को सुना जा रहा है, फिर सॉल्यूशन हर जगह पहुंचाए जा रहे हैं। तो नीति आयोग देश के लिए पॉलिसी बनाने का ही काम करेगी। तो नीति का मतलब वैसे भी पॉलिसी होता है, पर सिर्फ और सिर्फ नीति का मतलब यहां पर ये नहीं है। नीति को जब आप इंग्लिश में लिखते हो तो आप लिखते हो NITI, नीति। अब नीति की फुल फॉर्म भी जान लो। क्या जान लो? नीति की फुल फॉर्म जान लो। नीति मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट, I मतलब इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। I मतलब इंडिया, N फॉर नेशनल, I फॉर इंस्टीट्यूट, फॉर बीच में साइलेंट रहेगा अपना, और T मतलब ट्रांसफॉर्मिंग, और I मींस इंडिया। तो नीति का मतलब हो गया नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब आप कहोगे सर हिंदी में बताओ, तो हिंदी में बता देते हैं, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, ठीक है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। पर अगर आप लिखना चाहे तो कोशिश करेगा इंग्लिश वाली लिखेगा, वो इंग्लिश वाली थोड़ी सी नीति का एग्जैक्टली बिल्कुल बैठ जाती है। नीति ऐसे भी लिखते हैं और नीति से ये भी निकल जाता है। तो हम यहां से देखो कि दो मीनिंग निकल गए। नीति का मतलब भी पॉलिसी है, ठीक है, नीति का मतलब भी पॉलिसी होती है कि सरकार ने ये नीतियां बनाई, ठीक है, तो सरकार ने मतलब ये पॉलिसीज बनाई। और नीति का ये भी है कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इंडिया को बदलने के लिए, इंडिया को चेंज करने के लिए ये नीति आयोग बनाया गया। इस नीति आयोग को थिंक टैंक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थिंक टैंक कहा जाता है। थिंक का मतलब क्या होता है बच्चों? सोचना, ठीक है, और टैंक मतलब एक तरीके से दिखाया कि ये सोचने वाला संस्था है कि देश के लिए क्या होगा, क्या नहीं होगा, कौन से संसाधन कहां लगाए जाएंगे, कितने रिसोर्सेज कौन से राज्यों को देने, कितना क्या करना है। मतलब पूरी की पूरी जो पॉलिसी जो है, नीतियां जो बनाने का काम करेगा वो नीति आयोग करेगा। अब सवाल अगर ये आ जाता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो भैया वह का वही फॉर्मूला लगा देना, पदेन प्राइम मिनिस्टर, एक्स ऑफिसियो प्राइम मिनिस्टर, पदेन प्रधानमंत्री जो होगा वही नीति आयोग का अध्यक्ष होगा, ठीक है। सिस्टम थोड़ा सा बदल गया है, थोड़ा सा तरीका बदल गया है, बाकी ऑलमोस्ट योजना आयोग और नीति आयोग सिमिलर से। तो इसलिए हमें जाना कि योजना क्या होती है, ठीक है। योजना आपके वो निर्दिष्ट एक टाइम फिक्स टाइम पीरियड में आपको जो लक्ष्य अचीव करने हैं उनके लिए आपने कुछ नीतियां बनाई है, वो आपकी योजना कहलाती है। भारत भी पंचवर्षीय योजनाएं बनाता है जिनमें क्या है कि 5 सालों के लिए हमें ये टारगेट्स को अचीव करना है, उन 5 साल के टारगेट्स को अचीव करेगा। और
सरकार ने योजनाएं, काफी योजनाएं बनाई, फिर फाइनली 2014 में आकर के मोदी जी ये योजनाओं को हटा देते हैं और नीति आयोग को लेकर के आते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं किताब की तरफ। योजना इसकी व्याख्या करती है कि किसी देश के संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए। देखिए योजना का अर्थ क्या है। देखिए आप है ना, हमेशा मैं एक बात यही कहता हूं कि जब भी हम लोग सामाजिक के जो जितने भी सब्जेक्ट होते हैं ना, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, चाहे वो राजनीति विज्ञान हो, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो भूगोल हो, सामाजिक विज्ञान की एक सबसे खूबसूरत जो बात मुझे लगती है वो ये लगती है कि वो समाज को दर्शाता है, वो समाज को हमें दिखाता है। और कोई भी चीज जब आप पढ़ रहे हो ना, आप डीप में जाने से पहले आप उसका ओवरव्यू बिल्कुल क्लियर करो, बिल्कुल क्लियर करो। आप हर चीज को जोड़ करके देखो, आप हर चीज को अपने आसपास से जोड़ के कनेक्ट करने की कोशिश करो। कनेक्ट करके रखोगे तो आप जल्दी याद कर पाओगे और लंबे समय तक याद करके रख पाओगे। तो देखो क्या बोला है कि योजना इसकी व्याख्या करती है कि किसी देश के संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार किया जा सकता है। संसाधन या रिसोर्सेज क्या होते हैं, पहली बात तो ये आपने क्लास 10th की ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। संसाधन क्या होते हैं, वह वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है। प्रकृति में उपलब्ध वह वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, वही क्या है, संसाधन है, वही रिसोर्सेज है। और सबसे बड़ा संसाधन क्या है, सबसे बड़ा संसाधन क्या है। अब आप बोलोगे मानव, बिल्कुल सही बात है, पर मानव के पास सबसे बड़ा संसाधन क्या है, टाइम। ये चला गया तो ये वापस नहीं आएगा। पैसा चला गया तो आप वापस कमा लोगे, शरीर एक बार खराब हो गया तो आप वापस सही कर लोगे, पर जब टाइम चला गया तो वो वापस नहीं आएगा। तो सबसे जो महत्वपूर्ण संसाधन है, रिसोर्स है, वो टाइम। तो अब इन्होंने क्या बोला है कि देश के संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार किया जाए। तो आप भी कुछ ऐसी योजना बनाओ कि जो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है आपके जीवन में, वो है टाइम, तो उसका आप किस प्रकार से सही तरीके से प्रयोग कर सकते हो। ऐसी ही योजना, ऐसी ही प्लानिंग हमें बनानी होती है। हम टाइम को बचाने के लिए, टाइम को मैनेज करने के लिए ही तो प्लानिंग करते हैं कि इतनी बजे से इतनी बजे तक मैं सो लूंगा या सो लूंगी, इतनी बजे मैं खा लूंगा, इतनी बजे तक मैं पढ़ लूंगी। तो हम प्लानिंग्स कर रहे हैं। उसी प्रकार से देश में भी जो अलग अलग संसाधन है भाई, खनिज भी है, ऊर्जा भी है, पानी भी है, अलग अलग रिसोर्सेज है, उनका प्रयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए। तो जो देश के अलग अलग संसाधन है उनका प्रयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं मान लूं कि सरकार के पास मान लीजिए 100 करोड़ रुपए, ये संसाधन ही है एक तरीके से, 100 करोड़ रुपए सरकार के पास है। अब सरकार ये देखना चाहती है कि उनको कहां का प्रयोग करना है। तो सरकार को कृषि पे भी लगाना है, मतलब प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर पे भी खर्च करना है। उनको उद्योगों को भी बढ़ाना है, सेकेंडरी सेक्टर पे भी खर्चा करेंगे। उनको तृतीय क्षेत्र को, टर्सरी सर्विसेज को भी बढ़ाना है, टर्सरी सेक्टर को बढ़ाना है, वो वहां पर भी खर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब वो उनको इस प्रकार से डिवाइड करेंगे कि एक तो व्यक्तिगत का भी विकास हो और देश का भी विकास हो। तो योजना हमें यही बताती है कि हमारे पास जो देश के पास संसाधन है उनका किस प्रकार से सर्वोच्च विकास, सर्वोच्च प्रयोग कर सकता है, बेस्ट जो यूज हो वो हो सकता है। योजना के कुछ सामान्य तथा कुछ विशेष उद्देश्य होते हैं जिनको एक निर्दिष्ट समय अवधि में प्राप्त करना होता है। देखिए अब योजना के कुछ सामान्य तथा कुछ विशेष उद्देश्य होते हैं। अब कोई भी प्लानिंग होगी ना, उसके कुछ तो सामान्य उद्देश्य हैं, मतलब जनरल है, होना ही चाहिए तो, और कुछ विशेष उद्देश्य हैं। जैसे कि अब इसका भी चलो अपन पहले अपने एक नॉर्मल एग्जाम से समझते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। आपने कोई प्लानिंग करी कि भैया मैं इतने घंटे पढ़ूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। इसका एक जनरल उद्देश्य तो सबको, सामान्य उद्देश्य तो ये हो सकता है कि क्लास 11th में मैं अच्छे मार्क्स लाऊं। ठीक है, जैसे आपने अपना टाइम टेबल आप सही कर रहे हो कि मैं सुबह 4 बजे उठाऊंगा, मैं जिंदगी में हमेशा सुबह 4 बजे उठूंगा, या मैं रात को पढ़ना की हैबिट डालूंगा। आपने कैसे कुछ प्लानिंग करी। ओके, तो अब ये इसका जो जनरल उद्देश्य है, जो जनरल ऑब्जेक्टिव है, वो तो ये कि 11th में मैं अच्छे मार्क्स के साथ पास हो जाऊं। पर इसका जो विशेष उद्देश्य है वो क्या है कि मैं ऐसी हैबिट बना लूं कि मैं कंटिन्यूसली 12th तक पढ़ता रहूं और 12th में बेहतरीन परसेंटेज लेकर के आऊं। तो हम जब भी कोई प्लानिंग करते हैं, जब भी हम कुछ योजना बनाते हैं, तो उसके कुछ तो सामान्य उद्देश्य होते हैं, कुछ तो सामान्य ऑब्जेक्टिव होते हैं। हम जीवन में कोई भी काम बिना ऑब्जेक्टिव के नहीं करते। यहां तो अब तो इतने मतलबी लोग हो गए हैं कि जब तक कोई काम ना पड़े, काम के लिए ही बात करते हैं। तो बात के करने के लिए भी कुछ उद्देश्य ढूंढा जा रहा है, कुछ ऑब्जेक्टिव है। तो बिना ऑब्जेक्टिव के, बिना उद्देश्य के तो हम लोग काम ही नहीं करते हैं। और अगर हमारा जीवन में कुछ उद्देश्य नहीं है तो हमारा जीवन बेकार है। तो हमारे जब भी कोई योजना बनाएंगे तो उनमें कुछ सामान्य भी उद्देश्य होंगे और कुछ विशेष उद्देश्य भी होंगे, जिनको एक निर्दिष्ट समय अवधि में प्राप्त करना होता है। निर्दिष्ट मतलब जितना आपने तय करा है, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 3 साल, 4 साल, उसमें निर्दिष्ट समय अवधि में, निर्दिष्ट समय अवधि में प्राप्त करना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लक्ष्य। कि भाई आपने इतने टाइम पीरियड में ये चीज को पाना है, इस चीज को प्राप्त करना है, तो इसको क्या कहा गया है, लक्ष्य। तो मैं सीधा सा इतना सा कह सकता हूं कि योजना क्या है, योजना लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक प्रारूप तैयार करा जाता है कि इसको
प्राप्त कैसे किया जाएगा। ओके, तो योजना क्या बताती है, संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार से करना है और निर्दिष्ट समय अवधि में प्राप्त किस प्रकार से कर सकते हो वो बताएगी योजना। भारत में योजनाएं 5 वर्ष की अवधि की होती थी और इसे पंचवर्षीय योजनाएं कहा जाता था। तो भारत में जो योजना है वो कितने वर्ष की होती है, 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष के लिए 5 ईयर्स के लिए बनाई जाती है। जो टाइम पीरियड वो कितने साल का होता था, 5 वर्ष का होता था। और इसे क्या कहा जाता है, पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर प्लान कहा जाता है, FYP, 5 ईयर प्लान। अपितु उनमें आगामी 20 वर्षों में प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों का भी उल्लेख होता है। देखिए, अब ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पंचवर्षीय योजनाओं में 5 साल के ही उद्देश्य होंगे। काफी ऐसे पॉइंट्स भी उनमें डाले जाते हैं जो लंबा टारगेट लेकर के चल रहे हो, 20 साल तक का, 25 साल का, 15 साल का, 10 साल तक का भी टारगेट लेकर के चल रहे हो कि हमें आने वाले इन 15 सालों के अंदर अंदर ये इतना बड़ा काम कर देना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि अब भी हम लोगों ने 75वीं आजादी का साल बनाया। अब कोई भी सरकार जो केंद्र में जो भी आए, किसी की भी सरकार आए, केंद्र की, राज्यों की सारी सरकारें मिला करके ऐसा सोच ले कि जब 100वीं साल आजादी की होगी ना, हमें यह टारगेट अचीव करना है कि देश की 100% जो जनसंख्या हो वो शिक्षित हो, देश की 100% पॉपुलेशन के पास रोजगार हो, देश की 100% जो जनता है उसके पास जो मूलभूत सुविधाएं है वो होनी चाहिए। देश की जब हम 100वीं आजादी की साल मनाएं, जिस दिन किसी के भी साथ कोई जाति, धर्म, लिंग, रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, मतलब वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाना चाहिए। ऐसे टारगेट सेट कर सकते हैं, या हम इतने हॉस्पिटल्स खड़े कर देंगे, हम इतने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खड़े कर देंगे। 100 साल के लिए टारगेट, एक ना कुछ टाइम पीरियड कितना भी हो सकता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल। तो पंचवर्षीय योजनाओं में 5 साल का भी रखा जाता है और आने वाले 20 सालों तक का भी एक टारगेट रखे जाते हैं कि हमें ये अचीव करने हैं। इस दीर्घकालिक योजनाओं को परिप्रेक्ष्यात्मक योजना कहते हैं। अब देखिए, आप इसको समझिए, एक बार एक पॉइंट और देख लेते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा परिप्रेक्ष्यात्मक योजनाओं के लिए आधार प्राप्त होने की अपेक्षा की जाती है। अब एक चीज समझिए, पहले तो इस शब्द का मतलब समझ लीजिए। परिप्रेक्ष्यात्मक जो योजना है इसको इंग्लिश में कहा जाता है पर्सपेक्टिव प्लान। पर्सपेक्टिव प्लान, पर्सपेक्टिव अगर मैं आम भाषा में बात करूं तो एक तरीके से आप कह सकते हैं नजरिया। किसी व्यक्ति का किसी प्रॉब्लम के प्रति पर्सपेक्टिव क्या, उसका क्या नजरिया है, किसी सरकार का किसी समस्या के प्रति क्या पर्सपेक्टिव है, क्या नजरिया है। ओके, तो पर्सपेक्टिव की जब हम बात करते हैं तो किसी समस्या का समाधान किस प्रकार से निकल सकता है, हम निर्णय, हम डिसीजंस कैसे लेते हैं, ये डिपेंड करता है। तो पर्सपेक्टिव जो हमें दर्शाता है, एक तरीके से हमारा एटीट्यूड को दर्शाता है, हमारे नजरिए को दर्शाता है कि हमें ऐसा करना है। देखिए, अब हर सरकार का कुछ एक अपना रवैया होता है, वो इस प्रकार से काम करती है, इस प्रकार से काम करती है, एक सबका अपना एटीट्यूड होता है। आप किसी चीज को बहुत ही हल्का मान लो, मैं उस चीज को बहुत इंपोर्टेंट मानता हूँ। हो सकता है मैं जिस चीज को बिल्कुल, अरे ये भी कोई परेशानी, आप तो मान लो बहुत भयंकर परेशानी। तो हमारे नजरिए, पर्सपेक्टिव है। तो ये जो दीर्घकालिक योजनाएं होती हैं, दीर्घ का मतलब क्या है, लंबा, काल मतलब समय। तो जो लंबे समय की जो योजनाएं बनाई गई 15 साल 20 साल तक की, इन योजनाओं को क्या कहा गया है, परिप्रेक्ष्यात्मक योजना कहा गया है, मतलब पर्सपेक्टिव प्लान कहा गया है कि ये जो समस्या है, इन समस्याओं का समाधान इस प्रकार से हो सकता है। ये नजरिया रखा गया और उस नजरिए के अनुसार क्या हो रहा है, काम हो रहा है। पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा परिप्रेक्ष्यात्मक योजनाओं के लिए आधार प्राप्त होने की अपेक्षा की जाती है। देखिए, अब एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो पर्सपेक्टिव प्लान है, पर्सपेक्टिव प्लान क्या है, 20 साल के लिए मान लेता हूं मैं, चलो, और मैंने कहा जो 5 ईयर प्लान है वो 5 साल के लिए। अब देखो, मैं आप लोगों को आसान भाषा में समझाऊंगा और आसान भाषा में समझाने के लिए हमें खुद के जीवन पे एक एग्जाम्पल लेना होगा। एग्जाम्पल में ये कहता हूं कि भाई मान लीजिए आप आज नवंबर में हैं, ठीक है, और हम लोग 2023 में आप 11th के एग्जाम देंगे और 2024 में आप 12th के एग्जाम देंगे, ठीक है। अपन 12th के एग्जाम के लिए आपने टारगेट सेट करा कि अब जो मेरे पास 1.5 साल बाकी है, ये जो 1.5 साल बाकी है, मुझे खूब मेहनत करनी है। 1.5 साल और 12th में मुझे टॉप करना है, किसी भी हाल में टॉप करना है। अब 1.5 साल में टॉप करने का मतलब क्या है कि आप जो आपका डेली रूटीन हो ना वो बेहतर हो। ऐसा तो है नहीं कि 2024 में पढ़ करके आप 1 महीने में पास हो जाओगे, 1 दिन में पढ़ करके पास हो जाओगे, टॉप कर लोगे, नहीं ना। जो आप डेली करोगे ना, उस बूंद बूंद से आपका घड़ा भरेगा। आप आज भी करोगे, कल भी करोगे, परसों भी करोगे, एक एक दिन जो आप मेहनत करोगे वो आपको 12th में बोर्ड टॉपर बनाएगी। उसी प्रकार से अगर हर पंचवर्षीय योजनाएं सफल रहेंगी तभी तो वो 20 साल वाला टारगेट भी पूरा कर पाएंगे ना। अगर पंचवर्षीय योजना ही सफल नहीं रही,
अगर जो पंचवर्षीय योजनाओं में जो टारगेट सेट करे थे मेरे प्यारे बच्चों, अगर वही नहीं होंगे तो 20 साल वाले कहां से होंगे? अगर आपसे 11th पास नहीं हो रही किसी बच्चे से तो वो 12th कैसे टॉप करेगा बेटा? पहले तो 11th जरूरी है। आपने सपना संजोया कलेक्टर बनूंगा, अरे तो कलेक्टर बनने के लिए बेटा पहले 11th पढ़नी पड़ेगी, फिर 12th अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, फिर कॉलेज करनी पड़ेगी, फिर यूपीएससी की मेहनत होती है। तो आधार जो है वो 5 ईयर प्लान है। किसके लिए? पर्सपेक्टिव प्लान के लिए। तो पर्सपेक्टिव प्लान के लिए आधार कि भाई पंचवर्षीय योजनाओं से हमें आधार मिलेगा, इसकी अपेक्षा, इसकी उम्मीद करी जाती है। यह तो संभव नहीं होगा कि सभी योजनाओं में उसके सभी लक्ष्यों को एक समान महत्व दिया जाए। तो देखिए ये संभव नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं हो सकता कि सभी योजनाओं में उसमें सभी लक्ष्यों को एक समान महत्व दिया जाए। देखिए आप जब भी कोई योजना बना रहे हैं, पंचवर्षीय योजना बना रहे हैं, तो जो सभी लक्ष्य हैं, जो सभी टारगेट हैं, उनको एक जैसा इंपॉर्टेंस, एक जैसी वैल्यू आप दे सके। देखिए इसका मैं आपको उदाहरण समझाता हूं। जब भारत आजाद हुआ, अब भारत के सामने काफी समस्या है, कृषि की भी है, उद्योग की भी है, ठीक है, सामाजिक न्याय की भी अनेकों समस्याएं। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना बनती है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में यह डिसाइड करा गया कि हम एग्रीकल्चर पे ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, खेती-बाड़ी पर हम लोग ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, कृषि पे ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। अब इसमें यह भी कहा गया था कि उद्योगों पे ध्यान देंगे, पर कृषि पे ज्यादा फोकस था। दूसरी जब पंचवर्षीय योजना आई तो उस पर इंडस्ट्री पे, उद्योगों पे खर्चा कर दिया गया, ठीक है, उद्योगों पे खर्चा कर दिया गया। पहली जो पंचवर्षीय योजना है उस पर कृषि पे ज्यादा ध्यान था, दूसरे में उद्योगों पे, इंडस्ट्रीज पे ज्यादा ध्यान था कि हम इंडस्ट्रीज ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे। हम उद्योग क्या करेंगे? हम उद्योग ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे। अब पहले में उद्योग छूट गए, दूसरे में कृषि छूट गया। पहले में उद्योग छूट गया, दूसरे में कृषि छूट गया। तो करना तो दोनों ही था, पर दोनों तो नहीं हो सकते। तो एक साथ सबको बराबर महत्व, सबको समान महत्व देना कहीं ना कहीं मुश्किल होता है। और ये डिबेट रही है बच्चों। स्टार्टिंग का जब आप टाइम पीरियड देखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच में डिबेट रहा है कि सरकार को एग्रीकल्चर पे पैसा खर्च करना चाहिए या उद्योगों पे पैसा खर्च करना चाहिए। जो एग्रीकल्चर के सपोर्ट में है, जो कृषि के सपोर्ट में है कि सरकार कृषि पर ज्यादा पैसा खर्च करे और किसानों को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाए, जिससे कि वो ज्यादा उत्पादन करके देश का जो माल है वो निर्यात करवा सके, ठीक है। परंतु किसानों की स्थिति में सुधार नहीं आ रहा था, क्योंकि ब्रिटिशर्स इतनी बुरी स्थिति करके फूड, हमारे पास जो स्केर्सिटी है, खाद की कमी होने लगी। इसीलिए तो 1967 में फिर क्या आता है? हरित क्रांति आती है, ग्रीन रिवॉल्यूशन आता है 1967 में, हरित क्रांति है। मतलब खेती बाड़ी की स्थिति सही नहीं हो पाई। जो इंडस्ट्री के सपोर्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि कृषि पर कितना ही निवेश कर लो, अगर उद्योगों का विकास नहीं होगा तो देश का विकास असंभव है। कृषि पर आप चाहो लाखों करोड़ों रुपए लगा दो, पर उद्योगों के विकास के बिना कृषि का भी विकास असंभव है और देश का विकास भी असंभव है। ठीक है भाई, इनकी बात भी अपनी जगह सही है और इनकी बात भी अपनी जगह से। फिर आप अगर पूछे कोई आपसे कि सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है, तो समाधान इसका यह था कि हमको क्या करें? कृषि आधारित उद्योग लगा दें, कृषि आधारित उद्योग लगा दें। हम उद्योग ऐसे लगाएं जिसमें जो कच्चा माल है वो कहां से आए? कृषि से आए, ठीक है। जैसे टमाटो सॉस बन रहा है तो टमाटो सॉस, टमाटर तो कहां से आएंगे? कृषि से आएंगे। कॉटन की शर्ट टी शर्ट बनी तो कॉटन कपास कहां से आएगा? कृषि से आएगा, खेतीबाड़ी से आएगा, ठीक है ना। तो हम कृषि आधारित उद्योगों को लगाएं, तो ये थोड़ा सा सॉल्यूशन निकला। पर अब इसमें भी ये है कि हम, मतलब ओवरऑल फोकस तो ये हो गया कि उद्योगों पर खर्चा करो, और कृषि आधारित उद्योग का मतलब ये होगा कृषि को बढ़ाओ, उद्योगों को बढ़ाओ, पर दोनों को समान महत्व नहीं दिया जा सकता। तो सरकार कहीं ना कहीं एक पर फोकस ज्यादा करती है, तो मतलब सारे जितने इंपॉर्टेंट होते हैं वो सबको फोकस नहीं कर पाते। और जैसा कभी कभार ये आप अपने जीवन में भी देख रहे होंगे कि हम कभी कभार सारे सब्जेक्ट को बराबर टाइम नहीं दे पाते हैं। कभी हम थोड़ा सा पॉलिटी कम पढ़ते हैं, कभी ज्योग्राफी ज़्यादा पढ़ लेते हैं, कभी ज्योग्राफी कम पढ़ते हैं, इको ज़्यादा पढ़ लेते हैं, कभी इको कम पढ़ पाते हैं या पढ़ ही नहीं पाते तो हम पॉलिटी पढ़ लेते हैं। तो हर चीज़ को थोड़ा सा बैलेंस करना जरूरी है, पर वो हो नहीं पाता है। वस्तुतः विभिन्न लक्ष्यों में कुछ अंतर्द्वंद भी हो सकता है। तो हो सकता है कि कुछ जो विभिन्न लक्ष्य, जो अलग अलग लक्ष्य हैं, उनमें अंतर्द्वंद का मतलब आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है अलग आपको, या आप ये देख सकते हैं कि थोड़ा सा जो कोलिशन कोलिजन जो देखेंगे, टकराव से आपको देखने को मिल सकता है। जैसे आप कृषि को चुने या उद्योगों को चुने, ऐसी समस्या हमारे सामने आ सकती है। उदाहरण, यदि प्रौद्योगिकी श्रम की आवश्यकता को कम करती है तो आधुनिक प्रौद्योगिकी शुरू करने के लक्ष्य तथा रोजगार बढ़ाने के लक्ष्य में विरोध हो सकता है। अब देखिए, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि हम उत्पादन कैसे करें,
तो उत्पादन करने के दो ही तरीके हैं, या तो आप श्रम को ज्यादा लगाओ, मजदूर को ज्यादा लगाओ, या आप टेक्नोलॉजी मशीनों का आप ज्यादा उपयोग करो, ज्यादा से ज्यादा आप प्रयोग करो। या तो श्रम का करो या प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी का करो। अब अगर हम ये कहते हैं कि यदि प्रौद्योगिकी, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी है वो श्रम की आवश्यकता को कम करती है, मतलब मजदूरों की जो जरूरत है उसको कम करती है। भाई मैंने क्या कहा कि 10 जो मजदूर काम कर रहे हैं तो वो फैक्ट्री उन 10 का काम, सॉरी मशीन जो है वो 10 का काम कर देगी, तो मतलब मजदूरों की जरूरत ही नहीं, मजदूरों को हटाओ। तो प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी अगर श्रम की आवश्यकता को कम करती है तो इसका मतलब तो ये हो गया कि हमें टेक्नोलॉजी की शुरुआत ही नहीं करनी चाहिए, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा ही नहीं देना चाहिए। और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा नहीं देंगे, अब टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिलेगा तो उसके साथ थोड़ा बहुत रोजगार भी तो बढ़ेगा ना। क्यों रोजगार बढ़ेगा? देखो रोजगार इस प्रकार से बढ़ता है, जब आपके पास टेक्नोलॉजी आई है तो उस टेक्नोलॉजी का आप काफी लोगों को ट्रेनिंग दोगे। अब ऐसा तो है नहीं कि एक जगह वो टेक्नोलॉजी लगानी है, काफी जगह लगेगी, एक गांव में, एक शहर में, पूरे जिले में, पूरे कस्बे में, पूरे भारत में लगेगी, तो रोजगार फिर और भी ज्यादा हो गया। ठीक है, उस टेक्नोलॉजी को जिसको कमांड आ गई उसको चलाने की, उसके पास भैया खूब पैसा है। पर यह कि स्किल की जरूरत बढ़ जाएगी, आपको कुशलता, आपको एक्सपर्ट बनने की आवश्यकता बढ़ जाती है। तो अगर हम ये सोच करके चलते हैं कि लेबर, श्रम जो है टेक्नोलॉजी के आने से इनकी आवश्यकता कम हो जाएगी, तो क्या फिर हमें टेक्नोलॉजी पे विकास का काम नहीं करना चाहिए? तो ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट वाला मामला हो गया। आयोजकों को इस प्रकार के विरोधों का संतुलन करना पड़ता है। यह कार्य इतना सहज नहीं है कि भारत की विभिन्न योजनाओं में अलग अलग लक्ष्यों पर बल दिया गया है। देखिए, अब जो आयोजक है, आयोजकों का मतलब कौन है? जो कि योजना बना रहे हैं, योजना को कंडक्ट कर रहे हैं, चला रहे हैं। तो उनको ऐसे विरोधों का क्या करना पड़ता है? संतुलन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? विरोधों का संतुलन करना पड़ता है कि भाई जो भी विरोध हो रहा है उसमें संतुलन, एक बैलेंस अप्रोच रखकर बीच का रास्ता अपनाए, दोनों समुदाय, दोनों वर्ग क्या हो, खुश हो। अब एक बात आप और ध्यान दीजिएगा, जब भारत को आजादी मिली ना, तो भारत ने एक गोल डिसाइड करा था कि इकोनॉमिक ग्रोथ, ये लिख लीजिएगा आप कहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम आर्थिक संवृद्धि करेंगे, हम आर्थिक विकास करेंगे, किसके साथ? सामाजिक न्याय के साथ। सामाजिक न्याय भी होगा और आर्थिक विकास भी होगा। परंतु अगर हम प्रौद्योगिकी ला रहे हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ है, और अगर उसके चक्कर में मजदूरों को बेरोजगार होना पड़े तो वो सामाजिक न्याय नहीं, वो अन्याय है। तो भारत सरकार का, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार बनो, उनके ये गोल है कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ करें, हम आर्थिक विकास करें, परंतु सामाजिक न्याय के साथ। किसी के साथ अन्याय भी नहीं होना चाहिए, कोई बेरोजगार भी नहीं होना चाहिए, कोई भूखा सोना भी नहीं चाहिए, कोई खाली पेट मरना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमें इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है पर सोशल जस्टिस के साथ, हमें न्याय के साथ। तो सरकार को जो ये विरोध होते हैं उनके बीच में संतुलन, बैलेंस करना पड़ता है। परंतु ये इतना आसान तो है नहीं, मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया और बोला बस सर हो गया होगा, पर इतना आसान नहीं बेटा। ठीक है, देखो मैं ये बात कहता हूं कि हाँ, भारत की सरकारों में कमियां होंगी, राज्यों की सरकारों में कमियां होंगी, मैं मना नहीं करता हूं, पर ये मान करके चलो आप 1947 से लेकर के 2022 तक जो भी सरकार आई है ना, उन्होंने काम करा है, खूब काम करा है, गजब के ही काम करे। 70 सालों में, 75 सालों में हमें बहुत आगे ला करके खड़ा कर दिया। ब्रिटिशर्स ने सच में बहुत सोशल हमारा करा है। तो काम हमारी सरकारों ने करा, ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं करा, पर बस वही है ना कि हम भी पूरा का पूरा सरकार पे डिपेंडेंट है, और सरकारें शायद और भी थोड़ा सा एफर्ट लगा सकते थे, पर उन्होंने इतना लगाया नहीं। तो इतना आसान काम नहीं है, पर फिर भी सरकारों ने बहुत अच्छे से उन काम को निभाया है। भारत की विभिन्न योजनाओं में अलग अलग लक्ष्यों पर बल दिया गया, तो अलग अलग योजनाओं में अलग अलग चीजों पर बल दिया गया कि इस बार ये टारगेट है, इस बार ये टारगेट, इस बार ये टारगेट। भारत की पंचवर्षीय योजना यह नहीं बताती कि प्रत्येक वस्तु और सेवाओं का कितना उत्पादन किया जाए। तो कभी भी 5 ईयर प्लान में, जितने भी 5 ईयर प्लान आए हैं, उन 5 ईयर प्लान में प्रत्येक वस्तु और सेवा कितना उत्पादन करना है ये नहीं बताइए। 5 ईयर प्लान में ये नहीं आएगा कि इस बार हम लोग 100 किलो गेहूं का उत्पादन करेंगे, 5 सालों में 1000 किलो गेहूं का उत्पादन करेंगे, कितना उत्पादन करना है ये नहीं बताएगी। आज आप लोगों के लिए होमवर्क में क्या है, मेरी बात सुनो, 2 होमवर्क आपको दे रहा हूं। पहला तो ये बताइएगा कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था, पहली पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड कौन सा था। दूसरा आप मुझे ये बताइएगा कि टोटल पंचवर्षीय योजनाएं कितनी आई, टोटल 5 ईयर प्लान भारत में कितने आए हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे फिर मैं देखूंगा कि कितने बच्चों ने सही जवाब दिया और कितनों ने नहीं। यह ना तो संभव है और नहीं आवश्यक है। पूर्व सोवियत संघ ने यह कार्य करने का प्रयास किया था और वह पूरी तरह विफल रहा। ठीक है, तो आप ये तय कर दो कि नहीं हम इतना उत्पादन करेंगे, वो पॉसिबिलिटी नहीं है, वो पॉसिबल है ही नहीं। ये बिल्कुल आप अपनी तरीके से देखो कि आपको ये देखना है कि मुझे 1 घंटा 2 घंटा इको पढ़नी है, पर आप ये कह दो कि नहीं मैं तो इस 1 घंटे में 1 चैप्टर पूरा खत्म ही कर दूंगा। अब 1 घंटे में आपने सोच लिया एक चैप्टर खत्म करोगे, तो भैया
45-45 मिनट के 6 से 7 लेक्चर एक चैप्टर के बन रहे, किसी में 10-10 लेक्चर्स बन रहे, तो आप उस चैप्टर को 1 घंटे में कैसे खत्म कर दो? तो ऐसा सोचना कि इतना ही उत्पादन करेंगे तो कहीं ना कहीं चीटिंग है, वो गलत हो ही नहीं सकता, वो संभव ही नहीं है। हाँ, पर यह हो कि उत्पादन हमें करना और उत्पादन में हमें ग्रोथ ही करनी है, उत्पादन को हमें बढ़ाना ही है, रोकना नहीं है, कम नहीं करना। अतः इतना ही पर्याप्त है कि योजनाएं उन्हीं क्षेत्रों के विषय में स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें जिनमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो, जैसे विद्युत उत्पादन और सिंचाई आदि। शेष को बाजार पर छोड़ दिया जाना ही अधिक श्रेयस्कर रहता है। तो देखो, योजनाएं उन्हीं के बारे में बनाई जाए जो स्पष्ट लक्ष्य हो, ठीक है, कि भाई ये तो हम कर सकते हैं कि इतना हमें विद्युत का उत्पादन करना है, इतना। सिंचाई क्या होता है बच्चों? खेतों तक जो पानी पहुंचाया जाता है उसको सिंचाई कहा जाता है, इरिगेशन इंग्लिश में कहा जाता है। इस पे बाकी सब कुछ बाजार पे छोड़ देना चाहिए। तो अब ये काम कौन कर रही है? सरकार कर रही है योजना बनाने का, और बाजार पे छोड़ देना ये पूंजीवाद, ये समाजवाद। तो दोनों मिलाकर के क्या बनती है बच्चों? मिश्रित बन जाती है। सरकार अर्थव्यवस्था के लिए योजना बनाएगी। सरकार क्या करेगी? अर्थव्यवस्था के लिए योजना बनाएगी। तो योजना आयोग में कौन था? सरकार ही तो थी। प्रधानमंत्री क्या है? अध्यक्ष है उसके। तो अर्थव्यवस्था के लिए क्या बनाएगी? योजना बनाएगी। निजी क्षेत्र को भी योजना प्रयास का एक अंग बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। और देखिए, इस योजना जब बनाई जा रही है तो उसमें कोशिश करी जा रही है कि निजी क्षेत्र को, प्राइवेट जो है उसको भी कहीं ना कहीं मिला लिया जाए। उनका भी कितना उत्पादन हो रहा है, उस उत्पादन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे उसमें ग्रोथ कर सकते हैं, उसमें भी योजना आयोग में डिस्कस होता है और एक अंग बनाने का प्रयास किया जाता है। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948 तथा भारतीय संविधान है बेटा, ये भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों का भी यही दृष्टिकोण है। तो औद्योगिक नीति प्रस्ताव जो लेकर के आया संसद 1948 में, ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948, और हमने डीपीएसपी के बारे में पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा, अभी कक्षा 11 में अपन लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, डीपीएसपी के बारे में पढ़ा, तो उसमें भी यही है कि भैया समाजवादी सरकार का रुख होना चाहिए, समाज के लिए काम करे, समाज के सभी वर्गों का उत्थान करे, ये बात रखी गई। वर्ष 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना हुई और प्रधानमंत्री क्या होंगे? उसके पदेन अध्यक्ष होंगे। इस प्रकार पंचवर्षीय योजनाओं के युग का सूत्रपात हुआ। तो पंचवर्षीय योजनाओं का जो युग है, जो टाइम पीरियड है, एरा है, पंचवर्षीय योजनाओं की उसकी शुरुआत होती है और पंचवर्षीय योजनाएं चलती हैं। और ये तो अब आप बताओगे कि कब तक चली, कितनी चली और कौन सी पहली योजना थी। ओके, और आज के लिए अपना इतना ही। और अब आगे हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि जो ये पंचवर्षीय योजना है, इनके लक्ष्य क्या थे, क्या टारगेट था, ठीक है ना। और आप आज मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आपका जीवन में क्या टारगेट, आप क्या बनना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, वो भी बताइएगा। और कैसे लग रही है आपको इकोनॉमिक्स की क्लासेस, वो भी बताइएगा। और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ज्यादा ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।